सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैम फिल्म प्रेजेंट फिटनेस फ्रीक। मेरा नाम है कमलेश देवा और हम इस शो के अंदर मिलाते हैं आपको उन लोगों से जो क्रेजी होते हैं अपने फिटनेस के रिगार्डिंग, अपनी बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग या किसी भी फिटनेस से रिगार्डिंग किसी भी फील्ड में उन लोगों से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो आज है हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि हिमाचल का मोस्ट पॉपुलर अभी बन चुका है, मोस्ट पॉपुलर बॉडी बिल्डर। और वैसे भी वो बॉडी बिल्डिंग में सबसे, आई थिंक मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि उनकी जो बॉडी है मतलब वो सबसे हटके हैं, तो उनसे मिलाना चाहेंगे। तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। ये थोड़ा सा अलग इंटरव्यू रहने वाला क्योंकि हमारे एवरेज इंटरव्यू से थोड़ा सा हटके हम इसको थोड़ा करना चाह रहे हैं। ये पूरा वॉक इन इंटरव्यू होगा, इसमें हम ट्रैवल करेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, उनकी गाड़ी पे, उनके पैसों पे। तो अभी हम उनसे मिलाने जा रहे हैं, शायद यही उनकी गाड़ी है। तो चलिए चलते हैं उनके पास। ओ माय गॉड, द सेलिब्रिटी इज हियर। हेलो गौरव भाई, कैसे हैं आप? बिग फैन सर, बिग फैन। तो हेलो गौरव भाई, वेलकम टू द कैम फिल्म प्रेजेंट फिटनेस फ्रीक। तो साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और आपको मैं सबसे पहले सम्मानित करना चाहूंगा माइक से। क्या ये माइक सही हो गया? यस। तो गौरव भाई, Looks good. Thank you so much for calling me on your show. फिटनेस फ्रीक, ये हम तो ना ही रहे इस जीवन में। गौरव भाई कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपको थोड़ा सा टाइम पे आ गया। नहीं, आपने बहुत देर कर दी, 1 घंटा बाद आए हैं। नहीं, मजाक करके। गौरव भाई बिल्कुल टाइम पे आए, टाइम के बिल्कुल पक्के, और टाइम के पक्के आपको दिख ही रहा है भाई। पत्थर थोड़ा सा लेट हो गया भाई, सच बताओ, पत्थर तो नहीं भरा इसके अंदर? पत्थर भर रहा था, फिर मैं कहा मेहनत ही कर लेता हूँ। तो गौरव भाई, आज हमारा जो इंटरव्यू थोड़ा सा हटके होने वाला है, मतलब हम थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे आपके ही पैसों पे, आपके पैसों का नाश मारेंगे आज। तो तेल भी आपका ही लगेगा और सब कुछ आपका ही लगेगा। तो चलिए चलते हैं इनकी कूल सी क्लासिक सी गाड़ी में। और तो चलिए चलते हैं सफर पर। और गौरव भाई, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, आई होप आप ज्यादातर ध्यान रोड पे देंगे क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। जी बिल्कुल। और सुनाइए गौरव भाई, कैसा चल रहा है जीवन में, क्या चल रहा है? बस बढ़िया। लास्ट वीक 12-13 जुलाई को मिस्टर हिमाचल रथ था। 12 जुलाई को उसमें मेरा बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड रहा, तो कंपटीशन था। अगले दिन 13 जुलाई को मिस्टर नॉर्थ इंडिया था, तो उसमें भी मेरा बॉडी बिल्डिंग में अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड था। फिर ओवरऑल कंपैरिजन में मेरा फर्स्ट रनर अप रहा। तो फिलहाल तो काफी अच्छा टाइम चल रहा है। ओके, तो धीरे धीरे आएंगे हम। आपने सीधी सी बात, यहाँ पर सीधे पॉइंट पे ही आ गए आप। हम धीरे धीरे इस बात पे आएंगे। तो सबसे पहले तो आपने बोला भाई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन था, कहाँ पे ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था और किसने करवाया था? शिमला में था। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन WFF ने ऑर्गेनाइज किया था। ओके, तो जी नजदीक ही था सोलन से। तो ठीक है। तो इस पर्टिकुलर, अगर चलो बॉडी बिल्डिंग का आपका इतिहास तो चलो बहुत लंबा है, इसमें अभी हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपटीशन को लेकर आपका कब से जो है ये प्रिपरेशन चल रही थी? ये एक्चुअली मेरे को जनवरी में पता लग गया था कि जुलाई में कंपटीशन है। तो हमारी जो गेम होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। एक पार्ट होता है जिसको ऑफ सीजन बोलते हैं, ग्रोथ सीजन बोलते हैं। ऑफ सीजन, हाँ जी। तो उसमें हमारा मेन फोकस होता है कि हम काफी ज्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं और सरप्लस में खाते हैं, और हमारा एम होता है कि हम मसल पुट ऑन करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज ऐड करते हैं बॉडी में, अपने फ्रेम को बड़ा करते हैं। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ज्यादा, और उसमें फैट भी बॉडी में आता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं अपनी एक अच्छी डाइट को डिजाइन करके, अच्छे वर्कआउट को डिजाइन करके, कि ज्यादा से ज्यादा हम मसल मास ऐड करें और फैट की डिपोजिशन थोड़ी कम रखें। उसके बाद हमारा प्रेप आती है कि कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑफ सीजन में फैट आता है ना, उसको हम कट करते हैं, और जो हम मसल बिल्ड करते हैं उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो जनवरी में मैंने प्रेप शुरू करी। ऑलमोस्ट 16 हफ्ते का मैंने एक ऑफ सीजन लिया, और उसके बाद मैंने सिर्फ 8 हफ्ते की प्रेप रखी। 8 हफ्ते मुझे पता था कि इनफ रहेंगे कटिंग के लिए, और मैं 8 हफ्ते में अच्छी शेप में आ जाऊंगा। तो मोटा मोटा ये 24 हफ्ते मेरे को मिले जनवरी के बाद। तो स्टेज वेट मेरा 2 किलो ज्यादा रहा है। मैं दिसंबर में भी ये कम्पीट कर चुका हूँ कंपटीशन में। तो उसमें मेरा वेट 77.6 था, और इसमें मेरा 79.6 था। ओके, तो इसको हम एक काफी अच्छा ऑफ सीजन मानते हैं बॉडी बिल्डिंग में। जैसे मुझे 9 साल हो गए, तो 9 साल जिसको जिम जाते हुए हो चुके हैं, अगर हम 6-7 महीने में 2 किलो प्योर मसल मास ऐड कर रहे हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड ग्रोथ।
गौरव भाई आप बहुत आगे चले गए हैं, हम शुरू से आते हैं। जी। ठीक है, कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन अभी बेसिकली अभी कंपटीशन हुआ, आपने लगभग 6 साढ़े 6 महीने से आप मतलब लगभग पूरी तैयारी में थे जनवरी से। जी। ओके, तो मतलब मैं शुरू से एक बार जानना चाहूंगा, आप ऑडियंस भी शायद ये जानना चाहती है कि अभी आपको सभी लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे देखे, यूट्यूब पे देखे, तो हर जगह अभी चल रहा है गौरव शर्मा, गौरव शर्मा। तो गौरव शर्मा बेसिकली कहाँ से हैं, बोर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ पे हैं, थोड़ा सा शुरू से आते हैं। मेरा गांव बेसिकली स्पाटू से आगे एक जगह है गंबरपुर, उसके पास एक गांव है, गांव रामपुर। और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद एक्चुअली मैं बचपन में सोलन आ गए थे, हमारे पेरेंट्स बिजनेस करने के लिए। माय फादर इज अ शॉपकीपर, तो हमारी सब्जी की दुकान है सोलन में, तो उसको रन करते हैं मेरे पापा 96 से। तो हम 96 में सोलन आ गए थे। तो मेरी स्कूलिंग सोलन से ही हुई है, बीएल सेंटर पब्लिक स्कूल से मैंने अप टू 12th स्टडी किया है। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए 1 साल के लिए कोटा गया था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए, 2-3 अच्छे एग्जाम क्लियर किए। उसके बाद मैंने बीटेक करी वीआईटी वेलोर, जो कि तमिलनाडु में है। जी, वहाँ से। उसके बाद ये मेरी एजुकेशन रही है। उसके बाद मैंने फिटनेस में भी एजुकेशन की है, डिप्लोमा किया है मैंने न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। तो ये मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। तो आपने मतलब इन शॉर्ट में आपने सारा बता दिया। अब स्कूलिंग आपने करी है बीएल से, जी। एट बीएल मॉल रोड पे भी एक शांति में, कौन से वाले से किया आपने? 10th मैंने मॉल रोड से करी और 12th मैंने शांति से। फिर आपने इंजीनियरिंग करी, कौन जी। से किस सेक्टर में इंजीनियरिंग करी आपने? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट था। उसमें 2013-17 बैच से पास आउट हुआ। तो मतलब इंजीनियर है साहब, और साहब ने इंजीनियर से बॉडी बिल्डिंग में कैसे स्विच किया, मतलब आपने कैसे ये मतलब ये प्लान आया कहाँ से, बेसिकली किसी से इंस्पायर हुए? स्पोर्ट्स पर्सन मैं बचपन से रहा हूँ, क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट रहा है, स्कूल में भी क्रिकेट खेलता था, यूनिवर्सिटी टीम में भी मैं रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी में जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं क्रिकेटर बहुत अच्छा नहीं था, तो लेकिन मेरे को सीखने की और इम्प्रूव करने की इच्छा हमेशा से रही है। ठीक है। तो सेमेस्टर की छुट्टियां चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्किल्स को बेटर करने के लिए जिम जाऊं और अपना ये जो मेरा छुट्टियों का टाइम है इसको फालतू में वेस्ट ना करके एक प्रोडक्टिव कुछ लर्निंग भी रहे इस फेस में। तो मैं क्रिकेट अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जिम जाता था। बट मेरे को जिम का जो टाइम होता था 1-1.5 घंटा, बहुत ही ज्यादा मजा आते थे वहाँ पे। जो म्यूजिक होता था और आप एक म्यूजिक से अपने एनर्जी आती थी। हाँ एनर्जी आती थी, एक अच्छा वाइब्रेशंस और एक हैप्पी हॉर्मोन्स बॉडी से निकलते हैं। जी। प्लस एक मी टाइम एंजॉय करते हो आप, खुद को चैलेंज, सेल्फ चैलेंज देते हो जिम में। तो वो जो भी जिम में मेरा टाइम रहता था, बहुत ही ज्यादा मुझे एक मोटिवेट करता था कि अगले दिन के लिए भी जब मेरा रहता था कि कब मैं जिम जाऊंगा, कब से फिर से मैं वेट्स उठाऊंगा। तो देन आई रियलाइज्ड इन जस्ट कपल ऑफ डेज कि ये मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस लगती है, और जो मेरा नेचर है, जैसे मैं खुद को चैलेंज देना चाहता हूँ, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ग्रो करने के लिए, उसको मैं बहुत ही ज्यादा एक समझता था कि ये मेरे लिए बनी है। तो उसका जो फर्स्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि मैंने क्रिकेट एकदम छोड़ दिया। थर्ड ईयर में जाते ही मेरे को मेरे टीममेट्स एक्सपेक्ट करते थे कि मैं प्रैक्टिस पे आऊंगा, और उनको भी एक शौक लगा कि यार ये जिम तो तू जा रहा है, बट भाई क्रिकेट नहीं छोड़ दिया तूने। मैं कहा कि छोड़ दिया मैंने, बिकॉज जो क्रिकेट है उसमें क्या एंड्योरेंस ट्रेनिंग है ना, आप रनिंग करते हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि आपका मेन फोकस होता है कि 1-1.5 घंटे में अपनी बॉडी को पूरा तोड़ना है, फिर पूरे दिन रेस्ट करना है ना। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट स्पोर्ट्स थे। तो मैंने विदाउट अ सेकंड थॉट बॉडी बिल्डिंग या जिम को चूज किया। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत लेटर ऑन मेरी लाइफ में आई, बट एक जनरल फिटनेस एक जिम में जाना और अपने बॉडी को चैलेंज करना, वो मेरे को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटाइज किया स्पेसिफिकली। अच्छा, जिम कब से आपने शुरू करी, पहले ईयर कौन सा था वो कि जिम आपने जो डेडिकेटेड, एक तो होता है ना आपने सेल्फ फिटनेस के लिए शुरू किया जैसा आपने बताया, बट एक प्रॉपर आप जो टाइमिंग पकड़ने लगे, आपने सुबह शाम जाना शुरू कर दिया, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट आपने शुरू किया, कौन से ईयर से शुरू किया फिर आपने? एक्चुअली मैंने 2015 में जिम किया था, वो सेमेस्टर हॉलीडेज में, जून के महीने में। उसके बाद जब मैं वापस यूनिवर्सिटी गया तो छूट गया था। उसके मैंने मैं क्रिकेट टीम वापस ज्वाइन कर ली थी हमने, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में और डिफरेंट स्टेट्स में भी इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह टूर्नामेंट खेले। उसके बाद जो दिसंबर वाला वो सेमेस्टर हॉलीडेज थी, उसमें फिर से मैं जिम आया
तो उस समय मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। तो एक्चुअली बात ये थी कि मेरा जिस फ्लोर पे रूम था हॉस्टल में, उसी फ्लोर पे जिम था। क्या तो बात जब जिम के लड़के जिम जाते थे, तो मुझे बहुत गंदे लगते थे। मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट, और मुझे लगता था कि तुम अपने बॉडी को डिस्प्रोपोर्शन में डालने के लिए जिम जा रहे हो। है। नॉर्मल आदमी जैसे होता है आम, वो मुझे बेटर लगता था, क्योंकि उस टाइम कॉलेज में क्या होता है ना, लोगों को सिर्फ चेस्ट चाहिए होती है और आर्म चाहिए होती है। वो मेरे को अट्रैक्टिव कभी नहीं लगी। ओके। मेरे को कभी ऐसे नहीं था कि मैं अपनी बॉडी फ्लेक्स करूं और दूसरों को दिखाऊं। हम्म। और आई थिंक ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट अभी तक रहा है कि मैं हाँ, कभी भी, देखा नहीं है कभी ऐसा आपको। हाँ, कभी भी मेरे को दिखाना नहीं है दूसरों को कि मैं कैसे दिखता हूँ। मैं अपने आप को कवर में भी रख लूंगा, बेशक मेरी 19 इंचेस की आर्म्स होगी, बट मेरे को फ्लेक्स नहीं करना है कि देखो मेरी बॉडी। क्योंकि वो पहले से ही है कि मेरे को जिम भी, जैसे मैंने बताया कि मैं जिम भी जब गया तो मुझे अच्छा लगता था। इट वॉज फॉर माई सेल्फ। मेरे को दूसरे के लिए नहीं था कि अब देख क्या बॉडी बनाऊंगा, या फिर किसी लड़कों को होता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करना होता है, कुछ भी नहीं था। अगर मैं बताऊं तो जब मुझे ये लड़के अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे उस टाइम नया चला था, या फेसबुक पे कुछ ऐसे सोशल मॉडल्स देखे जिनकी बॉडी बहुत ही प्रोपोर्शन में थी, लीन थी, और वो बहुत अपीलिंग लगी मुझे, बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल फिजिक मुझे लगी। देन आई रियलाइज्ड कि जिम में जाके हम कुछ ऐसा भी दिख सकते हैं। तो कुछ नाम अगर मैं लूं, तो एक गुरुमान उस टाइम बहुत फेमस हुए थे, और उनकी फिजिक काफी अच्छी लगी थी मुझे। बाकी मुझे बॉडी बिल्डर तो कोई पसंद नहीं आया था उस टाइम। एक जनरल फिजिक, एक बहुत ही प्लीजिंग टू द आई, उसमें गुरुमान थे जो कि उस टाइम यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे थे, तो वो मुझे अच्छी लगी, तो उनको मैंने बहुत फॉलो किया स्टार्टिंग में। आई थिंक जो आपने एक बीच में बात कही थी कि लाइक मुझे किसी को दिखाना नहीं है, वो जो मतलब आजकल मोस्टली लोग क्या है ना, चलो ठीक है अच्छी बात है कि अपने फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बट मोस्टली का जो पर्पस है वो यही है कि चलो मेरे को किसी को दिखाना है। और शायद आपका जो ये मोटिव भी नहीं था मेरे को किसी को दिखाना, दैट्स वाई आप मतलब बॉडी बिल्डिंग या कंपटीशन जैसे इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अदरवाइज क्योंकि जिम कितने लोग कर रहे हैं आज, बहुत लोग जिम कर रहे हैं, है ना। मैं भी कुछ टाइम जाता हूँ, फिर वही है बीच में छूट जाता है। बट शायद जिसके अंदर ये मोटिवेशन नहीं आता है कि लाइक मेरे को कुछ करना है, अपने लिए करना है, क्योंकि आपको खुद पसंद थी बॉडी बिल्डिंग, तभी आप शायद ये कर पाए। अदरवाइज अगर आपका ये होता है कि मेरे को फ्लैक्स करना, तो शायद आप इतने के बजाय इतने में सेटिस्फेक्शन मिल जी जाती है आपको, जी राइट। जी जी। ओके। तो इसके अलावा मतलब जो आपने बॉडी बिल्डिंग जब शुरू करी, तो फिर ये कंपटीशन में आपने पार्ट लेना कब शुरू किया? मतलब जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग तो जी जिमिंग तो आपने 15 से शुरू करी थी, जी। उसके अलावा आपने कुछ ऐसा कंपटीशन कब से शुरू किया, या पर्टिकुलरली आपने बॉडी बिल्डिंग वाले कंपटीशन में कब से पार्ट लेना शुरू किया? एज आई सेड कि मैं इंजॉय करता था अपने टाइम को, और क्योंकि जॉब के साथ साथ मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, तो मेरा बस ये रहता था कि मैं जॉब करता था 9 आवर्स ऑफ ड्यूटी, और 1 से 1.5 से 2 घंटे जिम के आवर्स रहते थे। बाकी दिन अपनी मील्स प्रिपेयर करनी और खानी और सोना, इसमें रहता था। इसके अलावा मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग परस्यू करूंगा। बट क्योंकि 2020 में लॉकडाउन हुआ, और हम घर में थे, 4 महीने तक जिम नहीं किया था, बहुत ऑफ शेप हो गए थे, तो उस टाइम फर्स्ट गोल यही रहता है कि फर्स्टली लेट्स गेट बैक टू द शेप, उसके बाद हम देखेंगे। तो शेप में आने का मतलब क्या है कि एक्सेस फैट जो हमारा 3-4 महीने में आ गया है, वो हम रिड्यूस करें, और जो हमारी मसल छोटी हो गई है उसका हम अपनी वापस से साइज को रिगेन करें। तो इस प्रोसेस के दौरान अगस्त या सितंबर में अगर जिम शुरू किया मैंने, तो मुझे उस टाइम पता लगा कि अगेन WFF ने ही मिस्टर हिमाचल ऑर्गेनाइज किया है, और वो सोलन में ही हो रहा है। उस साल सोलन में ही उन्होंने कराने का सोचा। कौन तो सा ईयर होगा ये लगभग? ये 2020 में, 20 में। दिसंबर 2020 में ठीक है। मिस्टर हिमाचल था। और सितंबर या अगस्त में मैंने अपना वापस से, जब जिम स्टार्ट हुए तो वापस से जिम रिज्यूम किया। तो मैंने सोचा कि चलो बगल में ही हो रहा है, 8-10 किलोमीटर दूर है, हम शेप में आ ही रहे हैं, तो खेल लेते हैं, स्टेज का एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, है ना। इतनी महंगी फीस भी नहीं है वहाँ पे। तो कुछ ये ऐसा बहाना बन गया मेरा कि मेरा बाई चांस ही मैं स्टेज पे चढ़ गया। हाँ जी। तो मेरा पहला कंपटीशन रहा, और उस समय में मैंने बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया था और मेंस फिजिक में पार्टिसिपेट किया था। बॉडी बिल्डिंग में मेरा कोई मेडल नहीं आया था। उन्होंने एक मैंडेटरी पोजेस जो थे वो करवाए कुछ एथलीट से, और उन्होंने फिर हमें उतार दिया था, जो कि बहुत ही छोटे थे साइज में। और उसके बाद मेंस फिजिक में मेरा सिल्वर मेडल उस टाइम रहा था। तो ऐसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। ओके। उसके बाद फिर आपने सीधा ये वाला कंपटीशन यहाँ पर ज्वाइन किया? उसके बाद मैंने मुंबई में एमेच्योर ओलंपिया हुआ था। ओके। 2024 दिसंबर में, इनफैक्ट सेम डेट पे था, 20 दिसंबर 2020 में खेला मैंने। उसके बाद 20 दिसंबर 2024 को
मेरा अगला कंपटीशन था, तो मैंने 4 साल ऑफ सीजन लिया, जैसे मैंने आपको बताया, मसल बिल्डिंग करके ऑफ सीजन में, बिकॉज मैं आई रियलाइज कि मेरे को स्टेज के हिसाब से तो बहुत साइज चाहिए, और बॉडी बिल्डिंग इज द गेम ऑफ पेशेंस। तो 4 साल मैंने लिया और लगभग 15 किलो में हैवी स्टेज पे था। और उसके बाद तीसरा कंपटीशन मेरा ये रहा, WFF मिस्टर हिमाचल एंड नॉर्थ इंडिया। तो ये आपने मतलब प्रीवियसली जितने भी आपने कंपटीशन लड़े गेम्स के लिए, उसको आपने सबको पीछे पछाड़ के आपने मतलब दिखा दिया कि गौरव शर्मा क्या चीज है। जी। तो मैं आपसे गौरव भाई थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि मतलब आप अगर हिमाचल में, हम पर्टिकुलरली हम हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल में मतलब बॉडी बिल्डिंग या कंपटीशन या चैंपियनशिप या इस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए कितनी वो प्राथमिकता या प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्या लगता है आपको? प्रायोरिटाइज स्टेज वाइज देखा जाए तो अभी बहुत ऊपर आना बाकी है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज वन ऑफ द कॉस्टली गेम एंड आई वुड से इट इज द कॉस्टलीस्ट गेम। अपनी बॉडी पे खर्चा करना और रेगुलर खर्चा करना, उसके बाद अगर आप जब शो खेलते हो और अच्छा भी वहां पे प्रेजेंट करते हो, और फिर आपको रिटर्न में कुछ भी अच्छा अमाउंट नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक एथलीट के लिए इस गेम को कंटिन्यू करना। क्योंकि बाकी बाकी स्पोर्ट्स में आप देखो, मान लो हॉर्स राइडिंग है, आप महंगा घोड़ा खरीद लोगे, या फिर कोई भी अदर स्पोर्ट्स है उसमें अपने किट खरीद लोगे, वो चलती रहेगी। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में तो ऐसा कि सप्लीमेंट आ रहे हैं, फिर यूज कर रहे हैं, कुछ हफ्ते में कुछ 10 दिन में खत्म हो रहा है, कुछ महीने में खत्म हो रहा है, कुछ 2 महीने में खत्म हो रहा है, तो आप हर हफ्ते देखते हो कि कुछ ना कुछ जेब से जाता जा रहा है। तो बहुत जरूरत है फेडरेशंस को और ऑर्गेनाइजर्स को आगे आने की, और कुछ रिटर्न में एथलीट्स को देने की, जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़े और वो अपनी गेम को कंटिन्यू रख सके। बिकॉज मेरा जो भी इनकम सोर्स है दैट इज फ्रॉम जॉब, और जो मैं कोचिंग देता हूँ लोगों को उससे है, बट प्राइमरीली मेरी जॉब है जो मुझे कंटेन कर रही है, और मुझे फाइनेंशियल लाइन पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन एथलीट्स का क्या जिनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर जो प्योर एथलीट्स हैं, उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी गेम खेलने के लिए। ओके, तो अभी आपके बातों में ही मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि कॉस्टिंग की हमने बात करी, तो कितना एक बॉडी बिल्डर या कितना गौरव शर्मा एक दिन में कितना इन्वेस्ट करता है खुद पे? देखिए, जो मेरा खर्चा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो लोअर लाइन पे होगा, लोअर एंड पे होगा, और लोग इससे बहुत ज्यादा खर्चा करते होंगे जो प्रोफेशनल्स बॉडी बिल्डर होंगे। बट फिर भी मेरा ऑन एवरेज 2 से 2,500 एक दिन का खर्चा है। 2 से 2,500 सिर्फ और सिर्फ डाइट में? हाँ, डाइट एंड सप्लीमेंट्स, और कभी कभी जैसे जिम की फीस हो गई, या जिम में कुछ जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे हम नी कैप हो गए तो कुछ खरीद लिया, मोटा मोटा सब मिला के 2-2,500 महीने का खर्चा बैठता ही है। महीने का? एक दिन का खर्चा बैठता है। एक दिन का भाई साहब बॉडी बनाना, अगर आप आसान काम समझ रहे हो, और ये जवाब उन लोगों के लिए जो डब्बे वाली बॉडी बोलते हैं ना, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन 2,000 पर्टिकुलरली 2,000 जो है 2-2,500 रुपए एक दिन का, वो भी खाने पीने डाइट में, 70,000 महीने का आप मान लो। क्योंकि चिकन चलता है, अंडे चलते हैं, फिर प्रोटीन चलता है। ये तो देखो हमारा प्रोटीन, तो में प्रोटीन का खर्चा, इनकी जो 3 सोर्सेज है ना मेरे, एग्स, चिकन एंड वे प्रोटीन, तो लगभग 7-8 हजार रुपए के अंडे, 7-8 हजार रुपए का चिकन, और 10-12 हजार रुपए के प्रोटीन, तो 20-30 हजार तो ऐसे ही पहुंच गए। बॉडी बिल्डिंग आसान नहीं है भाइयों, जो बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग आसान है, डब्बे वाली बॉडी। अब चलो ये कॉस्टिंग तो आपने वो बताई जो आप सिर्फ मतलब इंग्रेडिएंट से हटके जो आप यूज कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, लेकिन इंक्लूडिंग अगर आप जो वो डब्बे वाली बॉडी के टॉपिक पे लोग बात करते हैं कि डब्बे पाउडर खा के, उस चीज को कैसे डिफेंड करना चाहेंगे, मतलब क्या उन लोगों को जवाब देना चाहेंगे आप? देखो यार, मतलब अगर एक एजुकेटेड बंदा उस पहले तो समझेगा कि डब्बे के अंदर है क्या चीज है ना, तो फिर वो उसके बाद ही अपने कमेंट रखेगा। तो अभी मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है कि हम मैच्योर एक्ट करें। जो डब्बा हम बोलते हैं, मान लो वे प्रोटीन का डब्बा है, तो जो दूध होता है, जब दूध फट जाता है तो उसका जो लिक्विड पार्ट होता है उसको वे बोलते हैं। फिर उसको हम प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, वो वे प्रोटीन होता है। ओके, तो अगर आपको दूध से सिर्फ प्रोटीन फेच करना है सप्लीमेंट फॉर्म में, तो वे प्रोटीन है। अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप किसी स्पोर्ट्स में एंगेज्ड हो, तो आपको वो कंज्यूम करना चाहिए। इट्स लाइक जैसे आम आदमी को, बहुत ज्यादा लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो लोग विटामिन डी के या तो पिल्स लेते हैं, या फिर वो उसके शॉट्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं।
तो लेकिन आप विटामिन डी के लिए धूप में थोड़ी सारे दिन बैठोगे, आज तो धूप भी नहीं आई है, तो आज का विटामिन डी कैसे कंप्लीट होगा? तो वैसे ही अब एक एथलीट है जो कि अपने शरीर को 4 से 5 घंटे तोड़ता है, उसकी मसल टूटती है और उसको मसल ग्रो भी करनी है, तो उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक आम आदमी से 3-4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब मैं पूरे दिन अगर खा नहीं सकता और मेरे पास एक फैसिलिटी है वे प्रोटीन की, तो मैं उसे यूज करूंगा। इससे कुछ हेल्प नहीं मिलता, इससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अगर मैं पूरे दिन बैठ के अंडे चिकन खा सकता हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मैं वे प्रोटीन नहीं यूज करूंगा। मैंने अपने 9-10 साल में बहुत टाइम ऐसे निकाला है जिसमें मैं अपनी डाइट से पूरी कर लेता था, बट मेरी फिजिक तब भी बनती थी। और अगर मैं अंडे चिकन को कम करके मैं वे प्रोटीन एक सर्विंग यूज कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी फिर भी बनेगी। बॉडी बनना डिपेंड करता है मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट में, ये नहीं मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया प्रोटीन डब्बा। इसके अलावा जो डब्बे यूज करते हैं, क्रिएटिन होता है। क्रिएटिन इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, और वो आपके एटीपी जो कि एनर्जी का फॉर्म होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये अगेन हमारी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है, रिसर्च सप्लीमेंट है, और ये प्रिस्क्राइब बैंड सब्सटेंस नहीं है। इसके अलावा हम BCAA या EAA अमीनो एसिड यूज करते हैं। तो प्रोटीन जो है वो 20 अमीनो एसिड से बनता है, उसमें हर अमीनो एसिड का बॉडी में रोल होता है। कुछ परफॉर्मेंस में हेल्प करता है, कुछ सेल्स की रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो हम सब इन चीजों को यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए। तो आई थिंक ये एक स्मार्ट वे है किसी भी स्पोर्ट को अप्रोच करने का। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसको कंज्यूम करके बॉडी बन जाती है, तो बहुत से लोग आए और गए। तो आज मुझे लग रहा है कि शायद मैंने केमिस्ट्री थोड़ा ध्यान से और पढ़ी होती तो मैं बहुत ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाता। मेरा दोस्त कैमरा के पीछे थोड़ा बहुत चीजों को रिलेट कर पा रहा होगा। ओके, बहुत ज्यादा हम बॉडी बिल्डिंग में डीप चले गए हैं। अब आपकी टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा आते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आप जैसे आप जॉब करते हो, क्या जॉब करते हो, मतलब जॉब और आपका वर्कआउट के बीच का ये टाइम कैसे बैलेंस कर पाते हो, कैसे मेंटेन कर पाते हो? लास्ट ईयर से ही 2024 से मैंने 2 टाइम जिम करना स्टार्ट किया अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। क्या बात तो है, सुबह मेरा कार्डियो रहता है, ऑफ सीजन में आधे घंटे का रहता है, और जब मैं कंपटीशन के नजदीक होता हूँ तो फिर लगभग वो 1.5 घंटे तक चले जाता है। और शाम को मेरी वेट ट्रेनिंग होती है, उसमें भी 1.5 से 2 घंटे निकलते हैं। इसके बीच में मैं कोशिश करता हूँ ऑफिस का काम करने की। 9 आवर्स की जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो बेसिकली मेरा कोडिंग का काम होता है। तो क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उस हिसाब से आई एम फॉर्चुनेट कि मैं फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करता हूँ। मेरे को डायरेक्ट 9 आवर्स की शिफ्ट में वर्क नहीं करना होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं 6-7 घंटे सुबह बैठ जाऊँ, जैसे मान लो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। उसके बाद मैं जिम चले जाता हूँ। तो बाकी के 2-3 घंटे मैं जिम से आने के बाद काम करता हूँ अपनी मील लेते हुए। तो इतना हेक्टिक रहता है, फिर उसके बाद सिर्फ बेड ही दिखता है मुझे कि बस सब सोना है मुझे। उसके बाद अगेन सुबह उठ के फिर कार्डियो के लिए जाओ। भाई ने दोनों चीज ऐसी चूज करी जिसमें मतलब जिंदगी एक कोडिंग में बहुत डीप डाउन आपका काम हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया ये सारी चीजें, और उसके बाद फिर बॉडी बिल्डिंग, मतलब इतनी, भाई थैंक यू भाई। शब्द नहीं है मेरे पास। दोनों चीजें आपने ऐसे चूज की, मतलब बॉडी बिल्डिंग, मैं सच बताऊं मैं कभी 1 महीना जा पाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, मतलब नहीं हो पाता है भाई इतनी कंटिन्यूटी। और उसके अलावा आपकी जो जॉब प्रोफेशन वहां पे भी कोडिंग वाला, मतलब दोनों चीजें आपका बहुत टफ है गौरव भाई, सल्यूट है इतना मेंटेन करना। और मतलब आपका टाइम, जैसे अभी मैं सुन रहा था अभी आपके किसी इंटरव्यू में माता जी भी बोल रहे थे कि हमें नहीं पता ये कब सोता है कब जागता है, मतलब पूरे टाइम आप इनटू है इसमें, मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, डाइट भी ले रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, और अब तो आप बोल रहे हो कि 2 टाइम आपने जिम ज्वाइन कर दिया है, सुबह भी जाते हो शाम को भी जाते हो। यहाँ तो कोई 1 घंटे 2 घंटे नहीं जा पाता। अब कितना कितना मतलब अगर आपका मॉर्निंग या टाइम इवनिंग का टाइम शेड्यूल हो तो कितना आवर्स आप जिम में देते हो? सुबह का तो जैसे मैंने बताया कि कंपटीशन से नजदीक 1.5 घंटे का कार्डियो रहता है। ओके। तो और शाम को मेरा 1.5 घंटे की वेट ट्रेनिंग रहती है, जो कभी कभी ऐसे स्ट्रेचिंग या फिर वार्म डाउन जो हम करते हैं बिफोर द वर्कआउट और आफ्टर द वर्कआउट, ये 2 घंटे तक का सेशन रह जाता है। तो 1.5 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। ओके। इसके अलावा गौरव भाई एक थ्योरी ये भी है कि मतलब बंदा कुछ टाइम के लिए अगर जिम डिसकंटिन्यू कर दे, फॉर द किसी भी रीजन से जिम डिसकंटिन्यू करते, उसकी बॉडी लूज हो जाती है। इस थ्योरी को आप कैसे बताएंगे, मतलब क्या ये सच है या फिर इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए क्या होता है कि जब आप जिम जाते हो और आप काफी लंबे टाइम तक जिम करते हो, तो और आप प्रोडक्टिव जिम कर रहे हो, तो आप नए मसल्स सेल्स रिक्रूट करते हो, आपकी बॉडी बनाती है। और जब आप जिम छोड़ देते हो तो वो सेल्स वहीं रहते हैं,
लेकिन वो श्रिंक हो जाते हैं। हम्म। तो जो आपका साइज गिरता है वो इसलिए गिरता है क्योंकि जो उस सेल को मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, जो जोर चाहिए, जो वजन उठाता है, वो आपने बंद कर दिया। बंद कर तो दिया। अब बॉडी बोलती है कि मैं इसे क्यों रखूं जब मुझे जरूरत नहीं है। हम्म। आप बॉडी को फोर्स कर रहे हो कि भाई मैं हर मंडे जाऊंगा, चेस्ट लगाऊंगा, 60 किलो की मेरी बेंच प्रेस है, तो मेरी बॉडी को मैं फोर्स कर रहा हूँ कि इतना मसल साइज वो बनाए कि मैं 60 किलो उठा सकूं। अब आपने सडनली छोड़ दिया, आप वेट नहीं उठा रहे, बॉडी के लिए ये ना बहुत मुश्किल काम है मसल को कैरी करना। बॉडी की प्रायोरिटी नहीं है मसल बनाना, कैरी करना। बॉडी को चाहिए फैट, कि मैं फैट इकट्ठा करूं, स्टोर्ड एनर्जी इकट्ठा करूं, और इसको इस बॉडी को लॉन्जिविटी दूं, लंबी लाइफ दूं। मसल से इसको लेना देना नहीं है। ओके। तो आप छोड़ देते हो, सेल्स वहीं रहते हैं, वो श्रिंक हो जाते Shrink हैं। हो जाता है और क्योंकि उसे दूसरी वो बात ये है फोर्स कि नहीं मिल पा क्योंकि रही। आप इतना वेट नहीं उठा रहे हो, तो आप उस लेवल की डाइट भी नहीं लोगे। मेन Obvious प्रॉब्लम तो डाइट की है। आप इतना प्रोटीन कंज्यूम नहीं करोगे, आपकी डाइट भी नॉर्मल हो जाएगी, और इतना खा भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आप जिम में जाके मेहनत भी नहीं कर रहे हो। तो लेकिन इसका फायदा ये है कि कभी आप फ्यूचर में जिम ज्वाइन करोगे तो आपकी जल्दी स्पीड, से। हाँ, एकदम से आप वो जो पुराना जो साइज था वो बहुत जल्दी रिगेन कर लोगे। ठीक है। ओके, तो जैसे मतलब ये टाइम पीरियड रहता है, मतलब बॉडी लूज कर जाती है तो ये श्रिंक हो जाती है, ये लगभग कितने टाइम में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है? मतलब अगर बंदा जिम छोड़ रहा है, जैसे मान लो हफ्ता, 2 हफ्ता या महीना, नहीं, कितने मुझे टाइम? लगता है कि एक डेढ़ महीने तक तो इतना चेंज नहीं असर नहीं आता। दिखता है। अगर आपका बाहर की ईटिंग हैबिट्स ही बहुत ज्यादा चेंज हो गई है तो फैट आप रिगेन कर लोगे, बट मसल नहीं गिरता इतनी जल्दी। लगभग एक एक डेढ़ महीने तक तो नहीं गिरता, उसके बाद से वो स्लोली गिरना शुरू हो जाता है। अब आप तो एक प्रोफेशनल हो, राइट? कोई बिगनर है या मतलब जिसे साल, 6 महीने या 1.5 साल, 2 साल हो गए, उनके लाइफ में कुछ ऐसा फेज आता है कि लाइक उन्हें किसी ना किसी रीजन की वजह से 1 डेढ़ महीना या मतलब उन्हें 2 महीने छोड़ना पड़ता है बीच में, तो उनके लिए क्या घर बैठे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जिससे वो मेंटेन थोड़ा सा रह सके, बैलेंस रह सके, बॉडी बैलेंस? हाँ, मतलब अगर आपके पास जिम का एक्सेस ही नहीं है तो आप घर में फ्री बॉडी वेट्स, आप स्क्वाट्स लगा सकते हो, आप पुशअप्स लगा सकते हो, आप कुछ भी घर में बैग होते हैं, बुक्सेस होते हैं, उसको यूज करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। डिफरेंट बॉडी वेट एक्सरसाइज, शोल्डर्स के लिए आप पुशअप कर सकते हो। तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए कर सकते हो, हालांकि वो जिम वाली बात तो नहीं आएगी, बट बट थोड़ा सा एक बैलेंस रहेगा। ब्लड फ्लो रहेगा बॉडी में, आपकी थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। तो कुछ ना करने से तो बढ़िया। तो गौरव भाई, हमारी अभी बॉडी बिल्डिंग से रिगार्डिंग काफी बात होगी, हम नेचर में बैठे, एनवायरमेंट में बैठे, तो मतलब थोड़ा सा वाइब भी चेंज करते हैं। और गौरव शर्मा और किन किन चीजों में इंटरेस्टेड है, मतलब अपनी लाइफ में और क्या क्या चीजें करते हैं क्रिएटिविटी लेवल पे अगर हम बात करें, या कुछ पैशनेटेड है आप कुछ इस सबसे हटके किसी चीज में? ये सबसे हटके तो अभी देखिए बॉडी बिल्डिंग एक फुल टाइम जॉब है, और अ, एक मेरी फुल टाइम जॉब ऑलरेडी साथ में है। चल रही है। हाँ, उसके अलावा मेरे को तबला सीखने का शौक था, और वो मैं ऑन ऑफ ही रहता है। अभी अब तो जब से 2 टाइम जिम जा रहा हूँ, उससे छूट ही गया है। बट हाँ, मेरे को तबला सीखने का शौक है, और तो उसके अलावा तो क्या, बस यही है मेन। तो बाकी इंजॉय करता हूँ यार, बाकी आर्टिस्ट जो भी हमारे हिमाचल में, आप इतना अच्छा एक्ट करते हो, तो ओपन माइक्स अच्छा, वगैरह मेरी तारीफ हुई थी बीच में, मैं तो कहीं भी आप कैसे नहीं जैसे कर पाया था, आर्टिस्ट को थैंक यू सो देखने का मच। मौका मिलता है, मैं इंजॉय करता हूँ। मेरे साथ रुद्रा भी है, जहाँ भी है देख रहा होगा, सुन रहा हाँ, होगा। बहुत अच्छे। तारीफ हुई है हमारी, अभी थोड़ी थोड़ी जल्दी में हुई पर थोड़ी हो गई है हमारी तारीफ। हाँ ओके। इसके अलावा मैं आपको जानना चाहूंगा, मतलब जैसे देखो हम तो चाय लवर्स है, मुझे लगता है आप क्या भी है उनमें से एक? भाई, मैं चाय पी के आ रहा हूँ। मैंने अभी खुद चाय बनाई है, मेरे को अपने हाथ की चाय पसंद है। तो क्या बॉडी बिल्डिंग में कुछ इसका इफेक्ट है कि चाय पीना ओके है, नहीं है ओके, कुछ है इसका इफेक्ट? मतलब ऐसा है कि जो पत्ती है वो थोड़ी एसिडिक कर देती है, तो अगर आपकी बोन स्ट्रेंथ ठीक है, आपको कुछ ऐसा सच इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो 1 कप से तो क्या ही होगा, मतलब है आप ना। दिन और में हाँ, अगर आपकी बात करूं तो कितनी चाय पी जाते हो, मतलब एक दिन में? मेरा ऐसा है कि जब मेरा मन करता है पीता हूँ। मतलब ऐसा कोई हाँ, टाइमिंग नहीं है या फिर आप हाँ, अवॉइड नहीं करते चाय? एक दिन में मेरा 1 कप कॉफी का या 1 कप चाय का तो रहता ही है। दोनों का भी एक एक हो सकता है, बट मैं दोनों पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कॉफी तो देखो, कॉफी के तो ज्यादा बेनिफिट्स है, चाय के तो हम बोल सकते हैं थोड़े डीमेरिट पॉइंट्स भी है, बट इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक या दो दो चम्मच चीनी की भी डाल रहे हो तो कितनी कैलोरीज आ जाएगी, अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। हाँ, तो आप 1 या 2 कप तो मैनेज कर सकते हो, उससे ज्यादा तो मैं अवॉइड ही करना चाहूंगा। उससे ज्यादा नीट भी क्या है, एक सुबह पी ली, एक शाम को पी ली। मतलब चाय ऐसा ज्यादा हार्मफुल नहीं हाँ, है, चाय भी एक। चाय जब वो बोलते हैं ना कि चाय दारू इतनी बुरी नहीं है, दारू से चखना जलता है, वो बुरा है वैसे।
जो चाय के साथ आप स्नैक्स लेते हो, बिस्किट्स लेते हो, और वो सारे क्या बोलते हैं उसे, प्रोसेस्ड होते हैं, वो ज्यादा बुरा है। ओके। चाय इतना बुरा नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे पूछूं मैं, मतलब हम बेसिकली वैसे तो पहाड़ों में रहते हैं, तो आपको पहाड़ ज्यादा पसंद है या प्लेन, माउंटेन, बीच, माउंटेन वर्सेस बीचेस, क्या ज्यादा? माउंटेन। माउंटेन। घर। ओके। ट्रैकिंग करना पसंद है आपको? हाँ, ट्रैकिंग आज करना तक पसंद। का ऐसा कोई? हालांकि अब इतना हैवी हो गए हैं तो फिर थोड़ा ज्यादा सा हो ही जाता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बट पसंद है मुझे। लास्ट टाइम कब ट्रैक किया था आपने और कहाँ? यार आई थिंक लास्ट टाइम मैंने लास्ट ईयर ट्रैक किया था, हम त्रियुंड गए थे धर्मशाला में, वहाँ ट्रैक किया था। और हाँ, इतना शेड्यूल बिजी रहता है कि मैं अगर छुट्टी मिले तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहाड़ों में घूमने कहीं ना कहीं मिले। मतलब आपको पहाड़ ज्यादा पसंद है rather than कि बीचेस पसंद ही नहीं मुझे, बीचेस? क्योंकि क्या उससे ही जाना वहां पर। टैन हो जाते हैं, और हम पहाड़ी लोग ऐसे लाल रहते हैं तो वो हमारा टैन भी लाल ही होता है। सेव सेव की तरीके से हमारी स्किन लाल रहती है। हाँ। ओके। तो इसके अलावा जैसे मतलब अभी हमने प्रीवियसली हमने बात करी थी, पीछे हमने गेनिंग की आपने बात करी थी, तो गेनिंग के दौरान मतलब फूड में लाइक कई लोग बोलते हैं कि हम मतलब खा लो बस, चाहे जंक फूड हो या ये, तो क्या ऐसा है कि मतलब आप कुछ भी खा लो गेनिंग के टाइम पे? नहीं, बट अगर आप कुछ भी खा रहे हो उसका इफेक्ट तो बॉडी पे होगा ना। मतलब अगर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, ऑयली फूड खा रहे हो, तो उसका जो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट है वो तो होगा ही ना। और तो और जो क्लीन फूड से गेनिंग होती है उसकी क्वालिटी डिफरेंट दिखती है, आपकी स्किन डिफरेंट दिखती है, और आपकी जो मसल बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर आपका खाना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं है, तो आपकी बॉडी तो सफर करेगी। तो ये तो मिथ है, बहुत से लोग बोलते हैं इसको डर्टी बल्किंग बोलते हैं, कि डर्टी बल्किंग कर लेते हैं हम तो कुछ भी खाते हैं। फिर उनको जब वो प्रेप पे आते हैं ना, अगर वो कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं या फिर फैट लॉस करते हैं, फिर उनको उसका कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ते हैं। ओके। तो जैसे बॉडी बिल्डिंग के दौरान जो एक स्किन केयर टर्म यूज करते हैं, तो क्या बॉडी बिल्डर्स भी अपनी स्किन केयर मेंटेन करते हैं या ऑटोमेटिकली वर्कआउट के दौरान हो जाती है? हाँ, मतलब मेनली तो वर्कआउट के टाइम हो जाती है, आपका जो स्वेटिंग होती है। और आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स जैसे मैंने बताया हम यूज करते हैं, जो कि जैसे ओमेगा 3 हो गया, वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट होता है, ये सबको लेना चाहिए इनफैक्ट, अगर कोई जिम नहीं भी जा रहा है। और इसके अलावा विटामिन सी हो गया, वो मैं लेता हूँ। एक अच्छा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। मल्टीविटामिन आप ले रहे हो, और आप तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती स्किन केयर की। इसके अलावा आपके जो फैट्स होते हैं वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो, एवोकाडो ऑयल यूज़ करते हो, अब आपका जो तेल है वो आप जलाते नहीं हो। मतलब मेरे जो सारे फूड्स होते हैं, मील्स होती हैं, उसमें मैं अपने ऑयल को ऊपर से ही स्प्रिंकल करता हूँ। आई ट्राई कि मैं बर्न ना करूँ, तो उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। ओके। तो ये मतलब स्किन केयर भी हाँ, आपके साथ साथ जरूरी है इसके बॉडी। अलावा अगर आप ये सब कर रहे हो, फिर आप तो साबुन से नहाओ बहुत। मतलब आपका एक हिसाब से यही हो गया ना कि जिम में जो स्वेटिंग होती है उससे हमारा स्किन पे निखार हाँ, आता है। हाँ। और उससे मतलब क्योंकि हमने कई लोगों का मतलब जो हम तो रील वाले ही लोग हैं, रील में देखिए हमने जो ट्रांजिशन लोग करते हैं कि लाइक पहले ऐसा था, मैं उसके अगर बात के रिजल्ट देखे तो उसकी मतलब स्किन में भी चेंज आता है, उसके स्किन टोन भी चेंज हो रही है, उसका स्किन केयर भी अच्छी हो रही है। तो मतलब आई थिंक ये वर्कआउट का ही मेन हाँ, रीजन है। आपने एक चीज भी नोटिस करना, कभी कोई अगर वजन घटाता है तो उनका ऑटोमेटिकली एक दो टोन लाइटर हो जाता है स्किन का। लाइटर या डार्कर? लाइट हो जाता है वो। वाइट। हाँ, वाइट हाँ, ज्यादा हो एकदम जाता वाइट है। है। ओके। तो फैट लॉस जब आप करते हो तो उससे भी आपकी स्किन पे ग्लो आता है। ओके। तो एक और सवाल है, आजकल शो ऑफ ज्यादा चल रहा है, मतलब शो ऑफ कहेंगे जो भी है, पॉजिटिव मैनर में भी शो ऑफ कहेंगे, फ्लेक्स कहेंगे, या फिर कुछ भी है चीज, मतलब किसी ने 4 दिन शुरू किया है जिम जाना, वो अपने इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा है, किसी ने 4 साल हो गए वो भी डाल रहा है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें फ्लेक्स करना कितना इंपॉर्टेंट है, या मतलब कैसे किस नजरिए से आप इन चीजों को देखते हो? मैं इसको दो चीजों से देखता हूँ। एक तो ये कि आप अ, इसे एक डायरेक्शन से देख रहे हो कि आपने जिम आए, आपने एक अच्छा डिसिप्लिन पूरे दिन वर्कआउट फॉलो किया, आप वर्कआउट कर रहे हो, रेगुलरली आ रहे हो, और आप एक प्रोग्रेस कर रहे हो, एंड यू आर प्राउड ऑफ ए प्रोग्रेस, तो आप उसे डॉक्यूमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन अगर उसके साथ एक सेटिस्फेक्शन जुड़ रही है कि अरे मैं बहुत सही दिख रहा हूँ, तो आई थिंक वो मेरे हिसाब से डाउनफॉल है। खुद से ही बिकॉज सेटिस्फाई हाँ, एक सेटिस्फेक्शन किल्स, मेरे को ऐसा लगता है। तो एक होता है कि आप यू आर हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बट एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी सेम हंगर एज यू हैड ऑन द फर्स्ट डे।
तो वो हंगर, भूख नहीं गिरनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ के पीछे भी एक रीजन ये है कि मैं आज भी वही सोचता हूँ कि कुछ नहीं हुआ अभी। ओके। तो एक और चीज, लाइफ में डिमोटिवेशंस बहुत आती है। मोटिवेशन तो होती है, चलो कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आई, डिमोटिवेशन ज्यादा होती है खास तौर से तब जब हम किसी ऐसे स्पेसिफिक फील्ड में हो जहाँ पे हम मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आपके लाइफ में कभी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ डिमोटिवेशन आया हो? डीमोटिवेशन ऐसे बहुत मेजर तो नहीं आया, हम्म, बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मेरा हमेशा फोकस होता था कि इसको सॉल्व करना है। जैसे फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे हुआ तो फिर मैं सोचता था कि अब मैं कैसे मनी जनरेट करूं। और मेरी प्रायोरिटी जब से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो ये ही रही है, इसके अलावा कुछ और रहा नहीं है। और डिमोटिवेशन तो एक ये बोल सकता हूँ कि मेरे को अपना वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है हम्म, कि मेरे को 9 आवर्स ऑफ ड्यूटी करनी है, वहां पे भी आई एम रिस्पॉन्सिबल टू आंसर, और उसके साथ मेरे को जिम करना है। तो जिम क्लोज हो जाते थे कभी कभी ना, मेरा वर्कआउट पूरा नहीं होता था। हम्म, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे ज्यादा आई है। और मैं कोशिश फिर वही करता था कि अपने टाइम टेबल को ठीक करूं, या फिर सम वे, मतलब मैं हमेशा आंसर ही ढूंढता रहा हूं। हम्म, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार नहीं हो पाएगा। हम्म। तो इंजीनियरिंग करने का भी ये फायदा होता है कि इंजीनियर के जुगाड़ू होते हैं। हाँ, बिल्कुल है। इंजीनियर्स का ऐसा है कि भाई करना तो है, वो कैसे करना है वो बात की बात है। उन 3-4 सालों में जो हाँ, सीखता है आदमी। हाँ, ये रहा है। और मैं कभी रिजल्ट चेज नहीं करता कि हम्म, मुझे एक स्पेसिफिक तरीके से देखना है। इस कंपटीशन के लिए भी मेरे को सब बोलते थे कि यार तू ही जीतेगा और कौन जीतेगा, हम्म, तो इतना कंपटीशन है नहीं हिमाचल में। बट मैं हमेशा ये सोचता, मैंने इस प्रोग्रेस को ऐसे लिया कि मेरे को एक अपना बेस्ट बनना है। हम्म, जो मेरा पोटेंशियल है और जो मेरे प्लान है, मेरे को उस पे 100% देना है। जो जो मैं अपने से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे जैसे ट्रेनिंग करनी है, जैसे जैसे मेरे को अपने आप को पुश करना है, स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, कार्डियो कंप्लीट करना है, हम्म, मेरे को उस पे ध्यान देना है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप डिमोटिवेट कम होते हो, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो खुद से ही है। हम्म, आप दूसरों से कंपेयर करोगे एकदम डिमोरलाइज हो जाओगे, हम्म। लेकिन आपका कंपैरिजन ही नहीं है। आप बोल रहे हो अगर वो मुझसे अच्छा है तो है भाई, है, मैं मुझे अपने अपने लिए को करूँ इम्प्रूव करना है। बिल्कुल। तो इस वजह से ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, डिमोटिवेशन नहीं होती। ओके। तो आपकी स्टोरीज इंस्टाग्राम पे आप डेली एक्टिव रहते हैं, हम आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो आप लाइक उसमें मतलब देखते हैं वेट का 112 रैप्स या समथिंग वेट, हम्म। तो मतलब ऐसा उस रैप्स के दौरान कभी ऐसा वो टाइम आया कि बस छूट जाए या छोड़ दो, मतलब गिव अप किया है कभी आपने? नहीं, 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 वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को स्टार्टिंग से ही इतना मजा आता था। हम्म, वो मजा बस वही है कि अगर अब मैंने सोच लिया है कि ये वेट है, इसके मेरे को 12 रैप लगाने हैं, हम्म, तो फिर वो सेल्फ चैलेंज है। मतलब इस गेम में बहुत लॉयल्टी चाहिए खुद से। हम्म, खुद को सच बोलना बहुत जरूरत है कि दर्द हो रही है, लेकिन आपको पता है कि मैं एक और लगा सकता हूँ। हम्म, और अगर जवाब अंदर से नहीं भी आता है कि नहीं लगेगा, तो फिर मैं बोलता हूँ चल ठीक है, फेल फेल हो जाएगा लेकिन ट्राई करेंगे। हम्म। तो जैसे मतलब हमने देखे हैं कि देखा तो सोशल मीडिया पे ऐसे भी आसपास रियल लाइफ में तो ऐसा कम इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। फेलियर्स हो जाते हैं, किसी की बॉडी में अलग से पंप आ जाती है और किसी की मसल्स इधर उधर हो जाती है, तो वो किस रीजन से होती है कुछ? हाँ, आई थिंक, हाँ, उसमें ना क्या होता है कि आपकी जो मसल होती है वो एक एंड से टूट भी जाती है ना। हम्म, तो मेरे को लगता है कि वो उसका रीजन ये होता है कि बॉडी ना बहुत स्टिफ हो जाती है। जैसे हम ग्रो करते रहते हैं ना, तो बॉडी को, मसल्स को रूम चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है ग्रो करने का। हम्म, अब वो ग्रो करती रहती, लेकिन आप उसको ना रिलैक्स नहीं करते हो, या हम्म, फिर आप उसको अच्छे से वार्म अप नहीं करते हो। अपनी हम्म, बॉडी को ना फ्लेक्सिबल रखना बहुत जरूरी है। इसमें योगा का रोल आता है, हम्म। ये बेनिफिट होता है योगा का, कि आप अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखते हो, उसको एक रूम देते हो मूव करने का। नहीं तो बहुत, अगर आपकी स्टिफ बॉडी हो जाएगी तो यू आर मोर प्रोन टू इंजरी। ओके। तो एक आपके लेवल पे जो बंदा आया है, जो इस लेवल पे पहुंच चुका है बॉडी बिल्डिंग में, और एक बंदा वो है जो अभी जिमिंग कर रहा है, शुरू कर रहा है, मतलब एक 5-6 महीनों का टाइम पीरियड है, तो इन दोनों के लिए आपके लिए कितना टाइम जो है रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, कितने घंटे की नींद जरूरी है, कितना रेस्ट जरूरी है? हाँ, अब देखो दोनों लेवल के जो एथलीट्स है वो अपने आप को पुश कर रहे हैं। हम्म, तो ये बेस्ट बात बॉडी बिल्डिंग की ये है कि आप किसी भी लेवल पे हो, आपको अपने लेवल पे एक हम्म, स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना है। हम्म, तो अब दोनों एथलीट्स है वो अपनी बॉडी को तोड़ रहे हैं, अपनी बॉडी से मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं। तो हम्म, कम से कम 7.5 घंटे की नींद मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ। मेरा फिक्स रहता है, चाहे मैं सुबह 5 बजे भी सो रहा हूँ, मैं 7.5 घंटे बाद ही उठता हूँ।
मतलब एक 7.5 हाँ, घंटे 7.5 घंटे की नींद। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी एक इसको बोलते हैं आर्केडियन साइकिल। 1.5 घंटे में हमारी बॉडी एक रिकवरी का प्रोसेस कंप्लीट करती है। हम्म, तो 7.5 घंटे के बाद 5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है। हम्म, तो एटलीस्ट 5 साइकिल्स ऑफ आर्केडियन साइकिल हमें कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप 9 घंटे सो सकते हो तो और बढ़िया है। ओके। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप 6 घंटे बाद उठते हो हम्म, तो आप ज्यादा फ्रेश फील करते हो कंपेयर टू अगर आप 7 घंटे बाद 7 घंटे। उठते हो, हम्म, क्योंकि 6 घंटे बाद आपकी 4 साइकिल कंप्लीट होती है। अच्छा। हाँ, और 7 घंटे के बाद जो वो फिफ्थ साइकिल है वो बीच में आधी हम सी तोड़ देते हैं। हो जाती है, हाँ, राइट राइट। मतलब आपके अनुसार मतलब आप खुद भी 7 साढ़े 7 घंटे साढ़े की। सात घंटे हाँ, मैं 8 घंटे का अलार्म लगाता हूँ। हम्म, लगभग 7.5 घंटे का मैं हिसाब लेके चलता हूँ। ओके। तो अब आपका, अब तो आप भी अभी फिलहाल आप एक चैंपियन है मिस्टर नॉर्थ। अगर मैं आपका डेजिग्नेशन जो जो आपको मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, वो मैं जानना चाहूँ क्या क्या चीजें हैं, वो थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताएंगे आप? तो मिस्टर हिमाचल जो हुआ था 12 जुलाई को, जैसे मैंने बताया, उसमें मेरा बॉडी बिल्डिंग में अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड था। Cool. और नॉर्थ इंडिया में भी मेरा वेट कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड था, और ओवरऑल कंपैरिजन में मेरा फर्स्ट रनर अप रहा है। तो आई एम बेसिकली मिस्टर नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रनर अप इन मिस्टर बॉडी नॉर्थ बिल्डिंग। इंडिया फर्स्ट रनअप तो आपके मेन जो है हाँ, टैगलाइन मेन, वो हाँ मानी जी। जाएगी। जी। तो कैसा फील है उसके बाद जब आप वापस शिमला से आए, तो मतलब कैसा फील है वहां पे उसके बाद की लोगों के साथ आपके आस पड़ोस में जी, क्या है रिस्पॉन्स उनका? सभी का कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सभी खुश अभी हैं। तो वाहवाही चल रही होगी। अभी तो हवा में है तो सब खुश है। तो अभी आप इस दौरान ब्रेक पे हो गया अभी जिम मैं, का? हाँ मतलब इस वीक ही मैं थोड़ा ऑफ लिया था, बिकॉज कंपटीशन से पहले मैंने लगातार इवन संडेज को भी ट्रेनिंग की थी। हम्म, तो आई थिंक अभी मेरी बॉडी को थोड़ा 4-5 दिन का रेस्ट चाहिए। हम्म, हालांकि मेरे को ये दिन निकालने बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज जिम का जो रूटीन था वो इतना टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मैं उसी में पूरा घुल गया हूँ। हम्म। तो अभी मंडे से मैं फिर से बैक टू रूटीन जाऊंगा, और आगे की जो भी मेरी प्रेपरेशन है उस पर ध्यान दूंगा। तो गौरव भाई, हमारी बातें चल ही रही है, लंबी लंबी बातें चल रही है। अब जी। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, मतलब एज अ बॉडी बिल्डर आप अब फ्यूचर क्या है इस चीज का? जैसे होता है ना किसी का एक गोल होता है लास्ट हम्म। में, या मान लो आपने अभी एक चैंपियनशिप जीती, आगे ऐसा कुछ है चैंपियनशिप या बॉडी बिल्डिंग में कुछ ऐसा पार्ट है जो मतलब आपका एक गोल है? मतलब मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर में मैं कंपटीशन खेल के आया था हम्म, मुंबई में। वो एक्चुअली इंडिया का या एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन है, हम्म, और वहाँ पे बहुत ही तगड़े एथलीट्स आते हैं। तो मेरा गोल यही रहेगा, जो अभी मेरे दिमाग में है, हम्म, कि 2026 के एंड में जब भी होगा वो नवंबर दिसंबर में, हम्म, तो वहाँ पे फिर से compete करना है, और वहाँ पे एक अच्छी प्लेसिंग लाने की कोशिश करनी है। तो जो वहाँ का स्टैंडर्ड रहता है, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है फिजिक में, कंडीशनिंग में, उसको मेरे को अचीव करना है। एंड एज आई सेड कि मेरा गोल क्या है, मेरे को इम्प्रूवमेंट पे ज्यादा फोकस है, तो मेरे को इम्प्रूव करके उस लेवल को मैच करना है। रिजल्ट वहाँ पे जो भी रहेगा वो बात की बात है। बट फिलहाल जो भी एमेच्योर ओलंपिया हम्म। दिसंबर में या नवंबर 2026 में रहेगा, वहाँ पे मेरे को अपना इम्प्रूव्ड और बेस्ट वर्जन लेके आना तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स वर्ल्ड वाइड होते हैं या इंडिया से ही? है। इंडियंस ही होते हैं, इंडियंस ही होते हैं। बट इंडिया के एक्चुअली जो मल्टीपल मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, या फिर जिनका मल्टीपल ट्रॉफीज है, वो लोग वहाँ पे जाके खेलते हैं, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, और बहुत ही मतलब एक तरीके से बड़े एथलीट्स बोल सकते हैं उनको, तो वो इंडिया खेलते हैं। लेवल पे आप टफेस्ट अभी मान रहे हो उस कंपटीशन हाँ, में? बिल्कुल। इंडिया लेवल पे वो टफेस्ट है, बिकॉज वहाँ पे आप एक प्रो कार्ड के लिए फाइट करते हो, हम्म, और प्रो कार्ड जीतते हो तो आप प्रो बन जाते हो, जो फेडरेशन करवाती है आईएफबीबी। हम्म। तो आईएफबीबी प्रो आप बन जाते हो, तो एक ड्रीम लेकर आता है एथलीट की, मुझे प्रो बनना है, हम्म। प्रो कार्ड जीतना है। तो इसलिए वो काफी अच्छा स्टेज और अच्छा कंपटीशन वहाँ रहता है। ओके, तो चलो हम अंत की तरफ पहुंच ही गए। तो एक मैं चाहूंगा कि आप उन जो अभी जिम जा रहे हैं, जो अपने गोल लेके चल रहे हैं, उन लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे कंटिन्यूटी लाए, कैसे डेडिकेशन लाए, डिसिप्लिन लाए, और कैसे अपने मसल्स गेन करे, अपने मसल्स पे काम करे? उन लोगों के लिए एक मैसेज आप। एक एक जनरल एथलीट के लिए, या जो नॉर्मल जिम जाती है मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस, उनके लिए तो हम्म, मैं यही रखूंगा कि एक अपना पर्सनल लाइफ का भी बैलेंस रखे, फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करे, बाहर भी जाए, लेकिन एक रेगुलरली हफ्ते में कम से कम 4 दिन जिम के सेशन रखे, हम्म, कि आप 4 दिन जा रहे हो, और हर मसल पार्ट को एटलीस्ट एक बार आप ट्रेन करें, कार्डियो भी करे, हार्ट मसल भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो ज्यादा रिग्रेस भी करने की जरूरत नहीं है, 4 दिन का वर्कआउट सेशन बहुत इनफ रहता है। हम्म। उससे आप अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे सकते हो, अपनी बॉडी पे भी ध्यान दे सकते हो, तो एक अच्छी बैलेंस लाइफ आपकी रहेगी, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ रहेगी, आपकी बोन स्ट्रांग रहेगी, मसल्स बढ़िया रहेगी।
तो ये तो जनरल लोगों के लिए हो गया। लेकिन जो लोग एथलीट्स हैं उनको मैं सबसे पहले तो ये एडवाइस दूंगा, जो ये 18 20 22 साल के लड़के होते हैं उनके अंदर बहुत जल्दी होती है और उनको लगता है कि स्टीरॉइड्स ले लेंगे या फिर कुछ पिल्स ले लेंगे उससे बॉडी बन जाएगी। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बॉडी बिल्डिंग में स्लीप रहती है। स्लीप से बड़ी कुछ भी चीज नहीं है। रिकवरी सारी सोने पे होती है। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं कभी भी इन चीजों पे या फिर सप्लीमेंट्स पे रिलाई नहीं करता। मेरा हमेशा गोल रहता है कि मैं अपने कार्डियो को ज्यादा करूँ अगर मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, और अपनी वर्कआउट ट्रेनिंग को बहुत इंटेंस रखूँ। तो मेरा हमेशा डाइट पे और अच्छी ट्रेनिंग पे फोकस रहता है। बाकी चीजों पे से कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हैं, 1-2% चीजें होती है। अपना फोकस हमेशा इम्प्रूवमेंट में रखे। जिम में जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो लोगों से बात कम करें, अपने अपने काम पे ध्यान रखें, अपने अगले सेट पे ध्यान रखें कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करने आया हूँ। और वहां पे जाके डिसाइड मत करो कि मेरे को कितना वेट लगाना है। एक अपना वर्कआउट लॉग बनाओ, उसको उसको पढ़ के आओ, उसको देख के आओ, फिर डिसाइड करो कि मुझे क्या काम करना है। दिस इज जस्ट लाइक अनदर डे इन द ऑफिस। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और वहां पे जाके सिर्फ एक एग्जीक्यूशन होगी आपकी जो प्लानिंग की। और अपने बेसिक्स पे ध्यान दो, स्लीप, डाइट और ट्रेनिंग। इसके अलावा चौथी चीज कोई नहीं है जो आपको इस फील्ड में आगे लेके जाएगी। सप्लीमेंट्स बाद की बात है, बाकी एनहेंसमेंट्स बाद की बात है। 25-26 साल के बाद ही बाकी चीजों में जाना चाहिए। पहले अपना एक नेचुरल बेस बिल्ड करो, उससे ही आप एक अच्छे एथलीट बनोगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप एक अच्छे एथलीट नहीं बन सकते। क्या बात है गौरव भाई, आज आपका मतलब हमारे साथ टाइम स्पेंड करना ऐसी खुली वादियों में, मतलब एक इंटरेस्टिंग सा, खुद को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन आएगी है, ज्यादा तो नहीं। वैसे हम तो बिहाइंड द कैमरा भी काफी बारी मिलते रहते हैं। इंस्पिरेशन है गौरव भाई। मेरे एक खास दोस्त की तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है, जिसका नाम है रुद्रा एके आदर्श। उसके आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो, आपने शायद उससे बात भी करी होगी। तो आई होप कि इस इंटरव्यू से या इस बातचीत से उन लोगों को इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी जो लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या बीच में डिमोटिवेट हो रहे हैं। उन लोगों को शायद कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू से, इस बातचीत से उनको एक मोटिवेशन आई होगी या उन्हें सही गाइडलाइन मिल जाएगी। तो यही एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी गौरव भाई कुछ ऐसा टिप्स बताओ हफ्ते भर में बॉडी बन जाए। हफ्ते भर में बॉडी बनाने की टिप्स मैं सबको बताऊंगा जिस दिन मुझे पता लग जाएगी। कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो उसके लिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े रहे। तो इंस्टाग्राम पे वैसे आप मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देते हो कुछ? जी, मैंने खुद इसमें डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेशंस की है, एंड आई एम कोच माई सेल्फ। तो जनरल फिटनेस से लेकर अगर किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लड़कियों को बहुत पीसीओडी की इश्यूज है, इस तरीके के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को मसल बिल्डिंग करनी है, कंपटीशन प्रेप करने हैं, फैट लॉस करना है, तो मैं इन सब की कोचिंग, सबको कस्टमाइज्ड प्लान देता हूँ इंडिविजुअल के हिसाब से। तो मेरा कोचिंग का भी है। ओके। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम दैट मसल इंजीनियर पे फॉलो कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। आखिरी में, आपके अभी तक की पूरी जर्नी में सबसे बड़ा योगदान किसका रहेगा, अगर क्रेडिट देना चाहो आप? मेरी फैमिली का। बिल्कुल, वो मेरे को अपने पेरेंट्स को या फैमिली को कुछ भी चीज़ समझाने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी अपनी सिचुएशन या फिर जो भी मेरे फ्यूचर में कुछ भी करना है समझाता हूँ तो वो बिल्कुल पूरी तरह से मेरा साथ देते हैं। मेरी डाइट का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो मेरी मम्मी है और मेरी बहन करते हैं। जिसके पास भी टाइम होता है उनको वो मिलके मेरी डाइट बनाते हैं। तो विदाउट एफर्ट ऑफ फैमिली एंड विदाउट पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ माय फ्रेंड्स, इस गेम में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, हो जाता मेरे लिए। तो गाइज, ये था हमारा आज का शो, फिटनेस फ्रीक विद गौरव शर्मा। और बाहर की बॉडी मत देखिए, इनके हाथ में कब से देख रहा हूँ। हाथ दिखा दो एक बारी गौरव भाई। इनके हाथ में कब से देख रहा हूँ कि इनके हाथ जो है बिल्कुल छाले पड़े। एक हमारे जो खेत में हमारे किसान भाई काम करते हैं, मैं भी जब काम करता हूँ कभी कभी मेरे तो वैसे ही आ जाते हैं। बट ये है उसके पीछे का स्ट्रगल। बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, छोटी छोटी चीजें, जो हमारे लिए, जो नॉन वर्कआउट वाले बंदे हैं, उन लोगों के लिए बहुत मेजर चीज होती है, लेकिन जो लोग वर्कआउट कर रहे हो उन चीजों को कंसिडर ही नहीं करते। तो गौरव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और फॉर इनवाइटिंग मी कमलेश भाई। अरे भाई, आप तो, हमने तो मौके का में चौका मारा है, अभी ट्रेंडिंग में चल रहे भाई के, उसे व्यूअरशिप ली जाए।
तो होप आई होप कि ये लोग जितने भी लोग देखें, मुझे इससे व्यूअरशिप की कोई बुक नहीं है कि व्यूअरशिप बढ़े, जितने भी लोग देखें वो इंस्पायर हों, कुछ ना कुछ सही जगह पे पॉजिटिव रहे, तो यही आशा रहेगी। बाकी कमलेश भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको भी प्यार दें, ताकि ये फ्यूचर में अच्छे अच्छे और पॉडकास्ट और अच्छे अच्छे लोगों को आपके सामने लेके आए और आपको और बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। भाई आपका भी टाइम चल रहा है और हमारा कमबैक चल रहा है, तो क्या पता आपके साथ साथ हमारा कमबैक हो। तो चलिए चलते हैं, यहाँ तो जगह भी नहीं बची है, चलना चाहिए हमें। चलो।